और केंद्र सरकार का जो फैसला था अनुच्छेद 370 को हटाने का, उसको बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज ठहराया है। क्या कुछ खास बातें कही हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया और उद्देश्य को सही करार दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ये भारत के संविधान के दायरे में लिया गया निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मकसद राज्य विधानसभा का गठन होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना और राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उद्देश्य एवं अंतरिम व्यवस्था करना भर था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल कर अनुच्छेद 370 हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 1 और 3 के तहत आदेश जारी करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को कहा है। केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गुमेंट को बताने की और उसको सुनने के बाद डिसीजन आया है अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके चौतरफा स्वागत ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का, और इस फैसले की क्या कुछ रही, क्या इसका बैकग्राउंड है, किस तरह से ये चुनौती दी गई थी अनुच्छेद 370 के हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को, उसके बाद इस फैसले तक किस तरह से ये सफर रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव पांडे जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत राजीव पांडे जी आपका इस चर्चा में। मैं पहले जरा विकास से एक अपडेट ले लेता हूं। विकास, आज ऐतिहासिक दिन था और उस ऐतिहासिक दिन में हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो खास बातें कही हैं उसमें तमाम चीजें जो प्रमुख बिंदु हैं वो तो हमने जरूर दिखाया और ये बिल्कुल साफ हो गया
कि जो कुछ संशय के बादल उठाए जा रहे थे याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है 5 जजों का, इसके बाद स्थिति पूरी तरह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब संविधान सभा का काम खत्म हो गया 1957 में, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट थी कि राष्ट्रपति चाहें तो यूनिलेटरली भी इस पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का है आज 2023 में। तो ये कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि 70 साल से ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इन शक्तियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने कोई आदेश जारी किए। कोर्ट ने ये बात कहा कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पर हस्ताक्षर हुए थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद इसी शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत सारे कानून लागू किए गए, बहुत सारे फैसले लिए गए। और ये जो प्रक्रिया थी, इसको उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन था। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 2019 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन अपने अंजाम तक पहुंच गया और पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान लागू होना था वो 2019 में हो गया। और ये जो प्रक्रिया थी वो अपने अंजाम तक पहुंच गई, वो एक अपने कंक्लूजन तक पहुंच गई। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है इस कुछ चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर के। तो जाहिर है कि इसमें यानी कुछ साल पहले तक, 2019 से पहले तक इसे अकल्पनीय माना जाता था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर और मुझे जोड़ना चाहूँगा कि इसमें सॉलिसिटर जनरल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि अकेले उन्होंने क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला था, इसीलिए केवल उनको इसकी जानकारी थी और उन्होंने इस पर शुरुआत से काम किया था। तो कहना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल ने जो लैंग्वेज ऑर्डिनेंस के लिए तैयार की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के लिए तैयार की थी, और उसके बाद जो निर्णय लिए गए वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है लालजी जी, क्योंकि ये एक असंभव काम माना जाता था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के जरिए 2019 में संभव किया गया। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और अपडेट के लिए। राजीव जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा मामला चला, हम जानते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी मजबूत न्यायिक व्यवस्था है, किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है, लोकतंत्र में ये एक अच्छी बात ही मानी जाती है। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया, वो कौन लोग थे? क्योंकि काफी संख्या में याचिकाकर्ता पहुंचे थे राजीव जी, कौन लोग थे और ये पूरी सुनवाई का सफर जरा अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को संक्षेप में बता पाए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी कि इसका एक हिस्टोरिकल भी पर्सपेक्टिव है जी। जब भारत का संविधान बना था उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो उसके मेंबर थे, उन्होंने इस अनुच्छेद का विरोध किया था। लेकिन चूंकि बहुत सारी परिस्थिति थी जिसमें आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कि लड़ाई चल रही थी, बहुत बड़े हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा था, जो आज भी है, जिसको हम लोग इस सरकार ने कहा है हम उसको भी वापस लेंगे। तो देखिए, उस परिस्थिति में इसका निर्माण किया गया था, एक टेम्पररी प्रोविजन था। लेकिन धीरे धीरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण से जो टेम्पररी प्रोविजन थे उसको परमानेंट प्रोविजन के रूप में इन लोगों ने प्रचारित करना शुरू कर दिया। तो जो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एक्चुअली मोदी जी की सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को इस बात को लागू किया, तो एक्चुअली आप समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत का संविधान चाहते थे कि एक देश एक विधान एक निशान, या बाद में उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, उसको कंप्लीट करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस काम के करने की प्रक्रिया पर भी मुहर लगा दी है जी। देखिए, इसमें जो पूरी पहली बात हुई, मैं आपको बताऊं कि जब 2019 से पहले मैं पहला पिटिशनर था वेस्ट पाक रिफ्यूजी के लिए, जो अत्याचार हो रहा था, अत्याचार किन पर हो रहा था जम्मू कश्मीर में? अत्याचार हो रहा था दलितों पर, शेड्यूल्ड ट्राइब पर, ओबीसी पर, महिलाओं पर। तो हमने पिटीशन फाइल किया, करीब बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे इसको हटाने के लिए। फिर माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने इसको हटा दिया। उसके बाद जो लोगों ने चैलेंज किया जी, उनका जो बेसिस था वो इतना इलीगल था। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ सुनवाई होती है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि ये इंटरिम प्रोविजन था जी। 26 अक्टूबर
1947 को जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, उसी दिन इस विलय की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। एक और बात बताना चाहता हूं, इस देश में महाराजा हरि सिंह को विलन बना करके पेश करने की कोशिश की गई क्योंकि आप किसी को हीरो बनाना चाह रहे थे। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है, आज का जो जजमेंट है, उसने यह तय कर दिया कि महाराजा हरि सिंह हीरो थे, उनके सिग्नेचर की वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बना। तीसरी बात, ये बार बार कहते थे कि नहीं इसका तो कनेक्शन है, ये टनल है, ये आर्टिकल 370 टनल है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब कुछ नहीं है, बकवास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधा जैसे बाकी राज्य है वैसे था। और इंटीग्रल पार्ट 26 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बन चुका था। इस पर जो 70 साल से जो झूठ फैलाया जा रहा था, और जिन लोगों ने पिटीशन किया उनके बारे में केवल एक लाइन बताना चाहता हूं। ये चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से, इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हम इसको वापस ले जाए। लेकिन देखिए, संविधान ले जाने की प्रक्रिया का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, उसको वापस कैसे लाएंगे? एक देश में क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि 2 संविधान होंगे? लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विकास, जो बात राजीव जी कह रहे हैं, तमाम ऐसे याचिकाकर्ता आए, कुछ उनके बड़े बड़े वकील भी आए जिन्होंने जिरह की। क्या उनका तर्क था और कौन लोग वो याचिका करता थे और कौन से बड़े बड़े वकील इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे थे? जी लालचंद, इसमें जो सबसे पहले लोग जो यहाँ पर पहुँचे थे उनमें शाह फैजल थे। लेकिन इसमें जो रोचक बात यह है कि जब ये मामले सुनवाई पर आया है, क्योंकि कोविड के चलते सुनवाई शुरू नहीं हो पाई थी उस वक्त, याचिका दायर होने के लंबे समय तक, उस वक्त शाह फैजल याचिकाकर्ता ने अपना नाम वापस लिया था और उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि उनका अंडरस्टैंडिंग गलत थी इस निर्णय को लेकर के। इस फैसले से जम्मू कश्मीर में जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, राज्य खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, इसीलिए उनके वकील ने सबसे पहले अपना नाम इससे विड्रॉ किया था। बाकी याचिकाकर्ताओं में अगर हम बात करें तो इसमें पीडीपी के लीडर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे, कुछ फॉर्मर एमएलएस थे, यानी ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। कुछ एक गैर सरकारी संगठन भी यहाँ पर पहुँचे थे। दलीलों की बात करें तो इनकी दलील यही थी कि राष्ट्रपति के ज़रिए यूनियन जो है, संघ, एक तरफा कोई इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। 370 का जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि वहाँ की संविधान सभा की अनुमति चाहिए होगी 370 को हटाने के लिए। ये एक तकनीकी पेंच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। लेकिन कोर्ट ने देखिए जैसी व्याख्या इसकी की, तो कोर्ट ने कहा कि 1957 में जब संविधान सभा ही भंग हो गई तो फिर ये प्रावधान कैसे टिकता है। यही केंद्र की दलील थी कि ये प्रावधान तब तक ही प्रभावी था जब तक वहाँ संविधान सभा थी। जब वो एक बार हट गई तो उसके बाद, क्योंकि लैंग्वेज बदलना ज़रूरी था लालचंद जी, तो फिर ये संशोधन लाए गए कि संविधान सभा की जगह विधानसभा वर्ड को वहाँ पर लाया गया संशोधन के ज़रिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये तभी, जब संविधान सभा भंग हुई तभी ये साफ हो गया कि इसका टेम्पररी प्रोविजन का जो इंटरिम अरेंजमेंट था वो खत्म हो गया 57 के साथ ही। लेकिन इसको लेकर के राजनीति के चलते आप कह सकते हैं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट को ये बातें दोहरानी पड़ गई। ठीक है राजीव जी, जैसा कि विकास जिक्र कर रहे थे कि इस मामले में जो केंद्र सरकार की तरफ से वकालत की सॉलिसिटर जनरल ने, उनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त थी और उन्होंने बड़ी अच्छे तरह से इसको फॉर्मुलेट किया था, जिसकी तारीफ हमारे संवाददाता कर रहे थे। उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही इस मामले को इस फैसले तक लाने के लिए और पूरे फैसले के सफ़र में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 272 एंड 273 जो अंडर चैलेंज था, इससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास हुए। और मैं एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 1964 में एक बार पार्लियामेंट में सारे लोग सहमत थे कि आज आर्टिकल 370 को हम फेंक देंगे। लेकिन उसके बाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ गई और इन्होंने इंटरिम प्रोविजन को परमानेंट प्रोविजन की तरफ से देखना शुरू कर दिया। और ये आप समझ लीजिए कि उससे पहले 64 तक देश के सभी नेताओं को पता था कि इसको हटाना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से यह हुआ। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था एक भाषण में कि अगर जिस दिन हमारी सत्ता आएगी तो हम कलम के एक सिग्नेचर से
हम इसको हटा देंगे। और वही काम माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने करके दिखाया। और ये संवैधानिक रूप से आज मैं इसलिए खुश हूं कि देखिए, एज ए लॉयर लोगों को लगता था कि सरकार ने एक काम किया, लेकिन सरकार ने काम किया वो संवैधानिक रूप से वो सही था। आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5 जज बेंच ने कहा कि वो बिल्कुल सही था जी। इसको आप समझिए, क्योंकि ये 19 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद भी ये फैलाते रहे, नहीं इन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। आज क्या हुई स्थिति? आज सारे जो प्रोसीजर थे, उससे पहले आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास करते थे, जब कांग्रेस की सरकार में, देश का हर व्यक्ति, नागरिक, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से देश का पूरे संविधान, जब आप सारी जो अनुच्छेद जो नहीं लागू थे, जो आर्टिकल लागू नहीं थे, उसको ले जाने का जब कार्यक्रम हुआ, इसके विरोध में जो लोग हैं, और देश के लोगों को देखना होगा कि क्या वो देश विरोधी ही नहीं, वो संविधान विरोधी है, वो बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है। कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था इस सेक्शन आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, कम से कम वो पढ़ लेते। इसीलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी को मैं याद करना चाहता हूं। आज बाबा साहब अंबेडकर, जब ये बात हुई तो उन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि आर्टिकल 370 के तहत सबसे बड़ा अत्याचार हमारे दलित भाई और ट्राइबल भाइयों के साथ है। अब न्याय देने का काम किया जा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आने के लिए और इस मुद्दे को समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। विकास, आपका भी अपडेट देने के लिए और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो आज की खास चर्चा है वो इसी पर हम करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है, और इससे क्या कुछ बदलाव आना है, और बदलाव बल्कि आ रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये फैसला ले लिया गया था अनुच्छेद 370 को हटाने का। तो आज कैसे स्वर्णिम दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ फैसला नहीं, आशा की किरणें। करेंगे इस पर चर्चा। वक्त है अभी एक ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम खास चर्चा कर रहे हैं इस वक्त में कि किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का ऐतिहासिक फैसला आया है, उस पर क्या कुछ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को खत्म करके नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करके नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा मिली है और बाकी भारत से जोड़ा गया है। बीते 4 सालों में देश को बड़ी शिद्दत से फैसले का इंतजार था, फैसले को लेकर एक संशय बना हुआ था। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के 200 से भी अधिक कानून को निरस्त किया गया है। पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति को सामाजिक न्याय मिला है। अनुच्छेद 370 के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। अब एक विधान एक निशान लागू है। भारत के हर नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से पहले लागू नहीं थे आर्टिकल 370 को हटाने से पहले। अब जम्मू कश्मीर में महिलाओं, वाल्मीकि समाज सहित सभी वर्गों को मौलिक अधिकार मिला है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी वो भी पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन अब 50,000 से भी अधिक चुने हुए प्रतिनिधि गांवों और शहरों की तस्वीर को बदल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। दलित समुदाय की कई पीढ़ियां सिर्फ सफाई कर्मचारी तक बन सकते थे, अब उनके बच्चों के लिए खुला आसमान है। 6,000 से अधिक पीओके, रिफ्यूजी और सैकड़ों गोरखा सैनिक परिवार नागरिक अधिकार से वंचित थे, अब उन्हें संपूर्ण अधिकार मिला है। नई औद्योगिक नीति लागू होने से पहली बार जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और 10,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिला।
आतंकवाद और अलगाववाद खत्म होने से जम्मू कश्मीर में सालाना 2 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट आए और हजारों लोगों को रोजगार मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर के जीडीपी में 2 गुना यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अभूतपूर्व आर्थिक बदलाव सामने आए। आर्टिकल 370 हटने के बाद 30,000 से भी अधिक युवकों को बिना भाई भतीजावाद के सरकारी नौकरी मिली है और हर घर नल से जल के तहत 70% परिवारों को शुद्ध पानी मिला है। इस साल के अंत तक 100% का लक्ष्य है। पहली बार जम्मू कश्मीर में G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले गए। तो पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाइयों और बहनों के लिए यह आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं। अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा आर्टिकल 370 के हटने के फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हमारे लिए आज का जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर आप स्टेट होल्ड को एट द अर्लीस्ट रेस्टोर को, अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो हाँ अर्लीस्ट कर दो। अर्लीस्ट कब होगा? हम तो स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त भी हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। तो ये सुप्रीम फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और अब इसी पर आज की हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ प्रत्युष कंठ जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष जी। साथ में हमारे साथ निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत निखिल जी आपका भी। और अजय कुमार शर्मा जी जम्मू कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी। अब ये मान लिया जाए कि संशय के बादल पूरी तरह से छट गए और अब जब संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला आ गया है, तो अब कहीं पर कोई किंतु परंतु किसी जो मुट्ठी भर लोगों के मन में ये बातें थीं और जो इन चीजों को लेकर के बोलते रहते थे, मुद्दा बनाते रहते थे, क्या उनको जवाब मिल गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने। विनोद जी। लाल जी, आज तो आप कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। प्रधानमंत्री का भी आपने रिएक्शन दिखाया था, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों का भी रिएक्शन दिखाया है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहता हूं कि हमने इतिहास बदलते देखा है जी। और ये जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलते हुए जो हमने देखा है, हमने वो मिलिटेंसी का दौर भी देखा है, हमने वो खून खराबा भी देखा है, हमने भारत की उस राजनीति को और भारत की सत्ता से लेके और कश्मीर की उस सियासत को भी देखा है। तो आज का ये फैसला जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इतिहास बदलते हुए हमने देखा है। और इतिहास बदलते हुए हमने देखा है कि इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। मौलाना अब्बास अंसारी उस समय में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और एक छोटी सी मुलाकात में जब मैंने पूछा था कि ये कब तक चलता रहेगा,
तो उनका जवाब ये था कि सिर्फ बीजेपी ही कड़ा फैसला इस देश में और खास करके जम्मू कश्मीर के लिए ले सकती है जी। बाकी ऐसी कोई सरकार ऐसी आती रहेगी जाती रहेगी, ये जम्मू कश्मीर का जो ये मसला है और आर्टिकल 370 है ऐसा ही बना रहेगा जी। तो मुझे आज ये देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मुहर लगाते हुए जब बात ये कही कि ये आर्टिकल 370 का हटना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस संवैधानिक प्रक्रिया में आप भारत के साथ जो कश्मीर का जुड़ाव है वो मजबूत हुआ है, तो उन तमाम सारे नैरेटिव्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से धता बता दिया जाए जो अब तक नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लेके दिया जाता रहा है। और वो नैरेटिव कितना भयानक और कितना खतरनाक साबित हुआ इस देश के लिए कि आप ये बात सोच सकते हैं कि जब पार्लियामेंट में लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन और रिजर्वेशन बिल को लेके जब अमित शाह गृह मंत्री बोल रहे थे तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 40,000 लोगों ने की शहादत हुई है, जाने गई हैं सिर्फ इस नैरेटिव के चक्कर में कि ये कश्मीर को आपने एक डिस्प्यूट बता दिया, आपने उसमें आर्टिकल 370 और 35A के साथ उसको लगातार उस पर आप अपनी कहानी बताते रहे। काश अगर ये जिस तरह से आज ये बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जी इसकी व्याख्या की है कि अगर सब एक्सेशन के समय में जिस तरह से सारे रजवाड़ों का 567 रजवाड़ों का एक्सेशन एक साथ में हुआ था, एक ड्राफ्ट में हुआ था, वही ड्राफ्ट अगर जम्मू कश्मीर के लिए सेम ड्राफ्ट था, अगर उस समय में वो बगैर देरी किए हुए उसका एक्सेशन का होता तो न शायद वो पाकिस्तान का एंगल होता और न हमारा पीओके जो है वो अभी भी एक तरह से भारत से बाहर का ये रहता। तो ये इतिहास बदलते हुए जो आपकी सारी चीजें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ने उन तमाम पुराने नैरेटिव्स को, पुराने सारे दलीलों को और तर्क को आज एक तरह से खारिज कर दिया है। और ये जो बदलाव का सफर है ना, जिसमें हम तमाम तरह के बदलाव देख रहे हैं, वहाँ के जमीनी लोकतंत्र में बदलाव देख रहे हैं, विभिन्न समाजों को, वहाँ विभिन्न वर्गों को अधिकार के में बदलाव देख रहे हैं, उन सब चीज़ों पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा और प्रत्युष जी के पास भी जाऊंगा, निखिल जी के भी पास जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अजय कुमार शर्मा जी के पास जाने दीजिए। अजय जी, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए इसे क्या कहा जाए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं बादल छंट गया, बिल्कुल एक नई सूरज, एक नई आशा की किरण, जो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये सिर्फ फैसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाइयों बहनों के लिए आशा की किरण है, उम्मीद की किरण है। अजय जी। जी बिल्कुल, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया जी। और आप सब लोग जम्मू कश्मीर के विषय को लेके हमेशा चिंतित रहते थे और हम लोगों की जो आवाज है अलग अलग माध्यमों के द्वारा उठाई जाती थी और आज जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और आपका भी हाथ जब भी आपको लगा कि देश के साथ जम्मू कश्मीर को खड़ा होना चाहिए और यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ देश को खड़ा होना चाहिए, आप लोगों ने साथ निभाया है। और जो ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को आया था और जो हम इंटीग्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में साथ करने से ही शुरू हुआ था और बीच में 370 की वजह से काफी सारी बाधाएं जो है, हमारा जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुका था। 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा हमने काफी सारी याचिकाएं थी, आज उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है और फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजेस की बेंच के द्वारा आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ में ये बताते हैं कि हमारे लिए सम्मान का विषय है, आज हमें भी लगता है कि पूरा का जो देश का कानून है वो हमारे ऊपर भी लागू है। कहीं ना कहीं हमारी एक अलग आइडेंटिटी जो है वो बताने का प्रयास किया जाता था। और मैं ये बात भी कहूँ, ये जो हम बार बार कहते थे कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें भी ये लिखा गया था साफ। और जब उसका जो प्रेम्बल अगर हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रेटिफाई किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया और जो चीजें यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को छूट करती थी और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देने का काम निरंतर चलता था। और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जब भी हम जम्मू कश्मीर को पढ़ते थे तो एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन कभी भी एकेडमिक्स में या मीडिया में अगर देखें या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया। देश के अंदर आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन 15 लोगों को जिन्होंने देश की अखंडता के लिए पहला प्रजा परिषद आंदोलन चलाया। आज मैं अपने गांव में हूँ, हमारे गांव से भी
आसपास के क्षेत्र से 7 लोगों ने उस समय अपनी शहादत दी थी। देश के अंदर एक दान, एक निशान, एक प्रदान होना चाहिए और मुझे लगता है सभी लोगों को हमको याद करना चाहिए जी। और स्वागत योग्य है। ये हो गया था 5 अगस्त 2019 को ही, आज सुप्रीम फैसला भी आ गया। बाकी आप, क्योंकि आपने बताया कि आप अपने गांव में हैं, तो मैं जरूर वहां की जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल लोकल रिएक्शन आपसे जरूर मैं पूछूंगा कि लोगों में कैसा उत्साह है। मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा। प्रत्युष जी के पास भी आऊं, लेकिन पहले निखिल जी, ये 7 दशकों तक पहले 370 का प्रावधान करना, फिर उसको ढोते रहना किनके लिए? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो ये नहीं था, कुछ परिवारों के लिए, ताकि उनकी दुकान चलती रहे 370 के नाम पर। और आज लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया संविधान पीठ ने अपने फैसले से। निखिल जी। लाल जी, आप शायद फैसले के केवल वो हिस्से पढ़ रहे हैं जो बीजेपी के नैरेटिव में आते हैं। फैसले में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभंग हिस्सा आर्टिकल 370 के दौरान भी था। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया द डे इट मर्ज्ड इनटू इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, विनोद जी ने कहा कि सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सेम थे और वो एक साथ मर्ज करे थे, ऐसा नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स अपने आप में सॉवरेन कंट्रीज थे जिन्होंने इंडियन यूनियन के साथ, डोमिनियन ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ एक्सीड करके, जम्मू कश्मीर नहीं था सॉवरेन, डेट्स अलग थे। Jammu and Kashmir was a sovereign princely state that merged into the Dominion of India and then it became an integral part of the Dominion of India, losing its sovereignty। तो उसने अपनी संप्रभुता जो है वो भारत संघ से जुड़ने के बाद अपनी संप्रभुता खोई है। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो जिस प्रकार से भारत की डोमिनियन एक संप्रभु पॉलिटिकल एंटिटी थी, जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था वो भी एक संप्रभु पॉलिटिकल एंटिटी थी। भारत किसी गुंडागर्दी से बना हुआ देश नहीं है, भारत एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से बना हुआ देश है। सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने जब जाके इन संप्रभु राज्यों के राजाओं से, नवाबों से बात करी तो कोई गुंडागर्दी के बल पे उन्हें नहीं धमकाया गया, उनसे बात करी गई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाए गए। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जम्मू एंड कश्मीर का था, जो वहां के हरि सिंह जी जो राजा थे, राजा ने ये कंडीशन कही थी कि ये हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे। विनोद जी आ रहा हूं, पूरा काउंटर कीजिएगा। विनोद जी कीजिएगा पूरा काउंटर, पहले इनकी सुन लेते हैं। नहीं, लालचंद्र जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपके रिपोर्टर को मुझे काउंटर करने की क्या जरूरत है, बाकी पैनलिस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पैनलिस्ट भी करेंगे। आपने सीधा हमला आपने पैनलिस्ट पर नहीं किया, आपने सीधा हमला आते ही ये कहा कि आप बीजेपी का नैरेटिव दिखा रहे हैं। आपने सीधा हमला हमारे ऊपर किया है, पैनलिस्ट पर नहीं किया है आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी का नैरेटिव दिखा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑर्डर में से सिर्फ केवल कुछ सिलेक्ट हिस्से पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि ऑर्डर सुनेंगे प्लीज। इसके पहले हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 370 पूरा 5 मिनट का एक पैकेज दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। 370 को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, संघीय ढांचे का एक हिस्सा बताया गया है। 370 को ये नहीं बताया गया कि क्योंकि 370 था तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था, वो पहले भी था, आज भी है। निखिल जैन जी, आपने कई बातें ऐसी कही हैं जिसको निश्चित रूप से विनोद जी काउंटर करेंगे। विनोद जी काउंटर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही है ना कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ है, हम सब जानते हैं। सरदार पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे एकीकरण किया था और जिन जिन रियासतों ने इसके लिए मना किया था उनके साथ, मत भूलिएगा, वो जिसे कहते हैं ना, जाना जाता है उनको कि सब चीज का उन्होंने प्रयोग किया था, दल बल छल सब चीज का प्रयोग किया था, हम सब जानते हैं। मैं लौटूंगा, विनोद जी आप थोड़ा सा काउंटर कीजिए, फिर प्रत्युष जी के पास आएंगे। सबने सिग्नेचर नहीं कर दिया था, का प्रयोग हुआ था। जम्मू कश्मीर को शुरू से स्पेशल प्रिविलेज देने की जरूरत क्या थी? निखिल जी एक मिनट प्लीज। एक तो पहले हम आपको एक विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हम ये फेक नैरेटिव्स जो आप बता रहे थे इसको मैं फेक नैरेटिव मानता हूं कि ये फेक नैरेटिव इसलिए है कि आप मेरे तर्क सुन लीजिए जी। आप जो बात कह रहे थे कि एक सॉवरेन, केवल आपके कुतर्क आपने, अरे यार तो आपके कहने से खारिज हो जाता है और मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सारे, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सारे तर्क जो है आपकी पूरी बात सुनी गई, अब आप बात सुनिए। जो है पिछले 50 साल से लोगों को बताया जाता है। मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहले ही कहा था कि मेरे पे आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए मैं आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, पहले वही काम शुरू कर दिया है। आपने सबसे पहले ये कहा कि आप बीजेपी का नैरेटिव दिखा रहे हैं, कैसे आपको पता चल गया?
बीजेपी का नैरेटिव और बीजेपी के पॉइंट दिखा रहे हैं। काटिए मेरे पे व्यक्तिगत वही मैं कह रहा हूँ, आप कम से कम सुनिए तो लोग पत्रकार हैं तो कम पत्रकार की तरह जी सुनिए निखिल जी हमें पत्रकारिता के बारे में मत सिखाइए, पत्रकारिता के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। आप अपने तर्कों को अपने सामने में रख के किसी अपने पॉइंट रखिए, अपनी बातें रखिए, पूरा स्वागत है, पूरी दमदार तरीके से रखिए। विनोद जी, आप जिस बात को एक सॉवरेन स्टेट कह रहे थे और सॉवरेन कंट्री रहते, सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट थे उनका डोमेन था, लेकिन वो गवर्नमेंट एंड रूल्ड बाय ब्रिटिश इंडिया का था। उसके जो 567 स्टेट थे उसको ये कहा गया था कि एक्सेशन में वो इस बात के लिए अपनी रजामंदी देंगे क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने किया, और उसके साथ जो 567 प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, उसको एक माना गया था, लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत के ही अंदर में थे। तो पहले तो ये फर्क समझिए। दूसरा, आप सुनिए तो यार प्लीज, आप रहने दीजिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप एक बार बात में कीजिएगा। और दूसरी की बात में आप इसको इस तरह से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो ड्राफ्ट था उसका एक्सेशन का, वो ड्राफ्ट जितने भी प्रिंसली स्टेट 567 प्रिंसली स्टेट का एक ही था, एक ही मजमून था। आप सुनना चाहते हैं, आप अपने नैरेटिव का जवाब सुनिए। क्योंकि शेख अब्दुल्ला जेल में थे और ये शर्त थी वहां उस समय में कि शर्त रखा गया था एक्सेशन से पहले, नेहरू जी का ये उसमें शर्त थी कि सबसे पहले शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा हो, इसके बाद वो एक्सेशन पे साइन करेंगे। और आप कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह ने इसमें शर्त लगाई थी। यही मैं कह रहा हूं, ये फेक नैरेटिव, आप वन साइडेड नैरेटिव चला रहे हैं कि आपने महाराजा हरि सिंह की बात तो कभी सुनी नहीं। महाराजा हरि सिंह का था कि जैसे सारे स्टेट का हुआ है वो उसी रूप में विलय करना चाह रहे थे। आपका नेहरू जी का इसमें यह था कि वो पहले शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा होंगे। आप एक बार सुन लीजिए, आपका मैंने सुन लिया, आप हमारे गेस्ट हैं जी, आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए प्लीज, पूरी कीजिए। और उसके बाद आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से ये डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट में देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि नेहरू जी की जो अपनी शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला बाहर आए, शेख अब्दुल्ला बाहर आके महाराज से माफी भी मांगी। फिर जब शेख अब्दुल्ला उसके बाद वो अपनी शर्त पे ले आए। आप उसके शर्त में प्रोसेस देखिए कि नेहरू और उसका शेख अब्दुल्ला एकॉर्ड भी होता है, और उस एकॉर्ड की बात, ये दो व्यक्ति के बीच में एकॉर्ड है, ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच का एकॉर्ड है, कहीं उसका पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन आपने उसको बताने की कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला के साथ एकॉर्ड है, और वो शेख अब्दुल्ला के एकॉर्ड के साथ में जब आप पूरी तरह से आए हैं तब वहां आपने प्रोसेस शुरू किया है। तो पहला सवाल ये है कि किस ऐसे रियासती स्टेट था जिसको एक स्पेशल स्टेटस मिला, ये आप एक सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये है इसमें कि कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसने ये शर्त लगाई कि हमारा बंदा सब प्रधानमंत्री होगा। ये सब सारी तर्कों को बेबुनियाद तर्क है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज किया है। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस माना है, क्योंकि संविधान, अगर एक देश में दो संविधान होते हैं तो एक भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अपमानित होता है, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने वहां सख्ती से लागू किया है। अब इस बात को समझिए। आप मुझे डिस्कशन में प्रत्युष कंठ जी को बुलाने दीजिए, उसके बाद फिर निखिल जी आपके पास भी आऊंगा, अजय कुमार जी आपके पास भी आऊंगा। प्रत्युष कंठ जी, जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद भी निखिल जी जो तर्क दे रहे हैं कि नहीं वो तो संप्रभु था, उसके बाद जिस तरह से उसका विलय हुआ, उस विलय के बाद 370 का प्रावधान करना, 370 को 7 दशकों तक ढोना, उसके नाम पर वहां पर कुछ परिवारों का राज, ये सब चीजें जो चलती रही, क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है प्रत्युष कंठ जी? या आपको लगता है कि आपने जो रुख लिया और जो रुख आप लगातार से ले रहे हैं, उसी रुख का आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने समर्थन किया है? सर, सबसे पहले तो आपके एक पैनलिस्ट ने ऐसी शब्द का प्रयोग किया कि गुंडागर्दी से देश बना है। ये दिखाता है कि मेंटल सोच क्या है। मैं यही बैठ के सोच रहा था, ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया। अगर आप गुंडागर्दी जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल तो किया, और मैं तो उसी वर्ड को यूज कर रहा हूं जो मैंने सुना। प्रत्युष जी, ये उनका तर्क था। हाँ, मैं निखिल जी आपकी बात मैं रख दे रहा हूँ, निखिल जी आपकी बात रख दे रहा हूँ। उन्होंने कहा गुंडागर्दी से देश नहीं बना है, ये उनका कहना। सर, इस तरह के वर्ड यूज करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो आपके माइंडसेट को दिखाता है। एग्जैक्टली जो मैं पॉइंट करना चाहूंगा, जो राहुल गांधी बोले कि जब 370 हटाया गया तो राहुल गांधी ने क्या बोला जाके? राहुल गांधी जी ने बोला कि देखो
वहां लोग मर रहे हैं, कितनी बुरी हाल है। क्यों बोला उन्होंने ये बात को? इस तरह के लोग हमारे देश में हैं जो हैंडल देते हैं कि फॉरेन पावर्स जो हैं वो भारत के खिलाफ जाएं। नरेंद्र मोदी सरकार और खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को समझा कि ये क्या प्रॉब्लम है। कुछ परिवार थे, एक दो परिवार जो वहां पे था, वो सारा यूज कर रहा था इस सिस्टम को अपना वहां पे राज बचाने के लिए। और हो क्या रहा था? हजारों लोग कश्मीर छोड़ के भाग रहे थे, डेवलपमेंट जीरो हो गया, रोज आतंकीवाद लोग आ रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी। इस चीज को देखते हुए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेप उठाया। और क्या स्टेप उठाया? उसका रिजल्ट देखिए आप। आज वहां पे 45.2% रिडक्शन हो गया टेररिस्ट के केसेस में, 90% रिडक्शन हो गया हमारे इन्फिल्ट्रेशन केसेस के अंदर में, 97% केस खत्म हो गए स्टोन पेल्टिंग के अंदर में सर। 52 बंद उसके पहले होता था, 0 बंद है आज के दिन में। सर ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर आपने वहां की समझ गया। 2 करोड़ टूरिस्ट आए माने सर क्या हुआ? पैसा आया, इकोनॉमी चली, लोग जाना शुरू किए, लोग देखिए इतनी खूबसूरत कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर में, इसको डेवलप कराना है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे मोहर लगाया है। ये कोई भारत का संविधान जो है बहुत सोच के बना है, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने मिलकर उसको दुरुस्त कर दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने उस पर मोहर लगा दिया है। ये हमारे भारत का सर। मैं लौटता हूं आपके पास। निखिल जी आपको भी जरूर पूरा मौका दूंगा, अजय जी आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट करके आप दोनों से और आप बाकी लोगों से भी मैं मुखातिब होऊंगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आज की खास चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार का था, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उसको बिल्कुल जायज माना है और तमाम चुनौतियों को खारिज कर दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। मैं इस समय अजय कुमार शर्मा जी, एक बार फिर से आपका रुख करता हूं। अजय कुमार शर्मा जी, देखिए 2 बातें कही जाती हैं। एक तर्क ये होता है कि ये जो आर्टिकल 370 था ना, वो ऐसा गर्भनाल था जिसने भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़े रखा था। दूसरा तर्क ये होता है कि नहीं, यही आर्टिकल 370 तो था जो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में खाई बना के बैठा हुआ था, जिसको पाट दिया गया है। आप क्योंकि जम्मू कश्मीर के ओरिजिनली वहीं के निवासी हैं, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों का क्या सेंटिमेंट है? क्या ये खाई थी या ये गर्भनाल था? बताइए। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो जैसे यहाँ कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेके, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग था। और जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली वो वैसा ही था जैसे बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स ने किया। जम्मू कश्मीर एक आखिरी प्रिंसिपल। जी अजय जी, आप जरा अनम्यूट कीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है, जरा अनम्यूट कीजिए। तो कश्मीर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो है वो शिकार हुआ है, तो लीगैलिटी पे जाएंगे तो सब कुछ क्लिस्टर और क्लियर है जम्मू कश्मीर को लेके। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर, हाँ, और जम्मू कश्मीर में जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पे भी जाना चाहिए। निखिल जी, अब आप ही के पास आऊंगा। पहले 370 306A ड्राफ्ट था आने से पहले, और जब लाया जा रहा है उस डिबेट पे जाइए और उस पे जब प्रश्न किया जाता है उस समय कि वाई 375 जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया है, वार लाइक सिचुएशन चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में लागू होना है भारत के साथ साथ, इसलिए हम 370 ला रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देयर स्टार्टेड अब्यूज ऑफ आर्टिकल 370। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। आपकी बात सामने आ गई, आपकी बात सामने आ गई, मैं लौटूंगा। निखिल जी, जो बातें हमने कही कि
देखिए वो जम्मू कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल हैं, वो वहां के सेंटिमेंट को बता रहे हैं कि ये गर्भनाल नहीं था आर्टिकल 370, ये तो बहुत खाई पैदा कर दी गई थी जिसको अब पाटा गया है। निखिल जी। लाल जी, पहली बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा 370 कोई गर्भनाल नहीं था। 370 हो या ना हो, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और रहेगा। ना ही 370 ने कोई खाई पैदा करी हुई थी। आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 371 का हवाला देते हुए ये बताया है कि 370 वैसे ही था जिस तरीके से 371 है, कि वो एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्रिएट कर रहा है। इससे कोई ये नहीं हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है या आज भी सॉवरेन है या कोई अलग कंट्री है। भारत का एक स्टेट था जैसे और स्टेट थे, कुछ स्पेशल स्टेटस थे, कुछ स्पेशल राइट्स थे, जो आज भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है। आज भी आप जाके उत्तराखंड और हिमाचल में बाहर के यही चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी करना था तो 371 कर देते, ये 370 का प्रावधान जिसमें दो प्रधानमंत्री, दो झंडे, पता नहीं क्या क्या प्रावधान कर दिया। 371 बाद में आया। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि एक देश के अंदर एक राज्य का संविधान दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि इससे देश का संविधान कमजोर होता है, वो शायद एक गलत तर्क होगा। क्योंकि अगर आप अमेरिका को भी देखें, और कोई क्वेश्चन नहीं करता कि अमेरिका में देश बटा हुआ है या कुछ है, अमेरिका के 50 के 50 राज्यों के अपने अलग संविधान हैं। यहाँ अमेरिका का उदाहरण सही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में इस पर बहुत डिटेल बहस की थी और उन्होंने अपनाया था कि नहीं, अमेरिका वाला मॉडल नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल, हमारा अमेरिका का फेडरलिज्म का मॉडल अलग है, हमारा अलग है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये तर्क कि अलग संविधान होने से देश का संविधान कमजोर हो जाता है, उससे मैं सहमति नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो प्रीवियस पैनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सेम था जम्मू एंड कश्मीर का जो बाकी स्टेट्स का था, वो नहीं है सर। आप क्लॉज 7 देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू कमिट इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टू फिल्टर माय डिस्क्रेशन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनी सच फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए आपने अनुच्छेद 7 का हवाला दिया, संविधान की अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की क्लाउज 7 का हवाला दे रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक, मैं विनोद जी आप कुछ पॉइंट उठाना चाह रहे थे। देखिए निखिल जी जो बता रहे थे, आप ठीक है, निखिल जी का अपना तर्क है, वो इस बात को बुरा भी मान जाते हैं कि आप हम पे आप अटैक कर रहे हैं। अब नहीं, पर्सनल अटैक की कोई बात ही नहीं, आपका कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए जिस आइडियोलॉजी को लेके आप इस बात को रखते हैं ना निखिल जी, हम लोग आपको एक राजनीतिक विश्लेषक ही मानते हैं, आप वकील भी हैं, अच्छे विद्वान हैं, लेकिन जब आप तर्क में बेबुनियाद चीज़ सब इसलिए लाते हैं कि आप जो इस आइडियोलॉजी को देखते हुए नैरेटिव को पढ़ते हैं, उसके तर्क को आप भूल जाते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर एक स्टेट, भारत को जिस तरह से आपने देखा है वो अमेरिका का स्टेट नहीं है, वो फेडरलिज्म नहीं है, ये इंडिया, ये भारत कोई नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। जम्मू कश्मीर इस देश के सबसे प्राचीन, आप कह सकते हैं कि उस भाग में भारत के सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और उसके एक संबंध सूत्र जो है वो जम्मू कश्मीर से है। उसको आप एक स्टेट के रूप में जब आप रखेंगे, झंडा के रूप में रखेंगे, तो उसमें सिर्फ एपीजमेंट होता है कि आप जब जैसे ही आप, इसीलिए जम्मू कश्मीर को इस तर्क से रख करते हैं कि आप एक सेक्शन को एपीज करते हैं कि वो बहुसंख्यक में है। लेकिन जब आप और स्टेट के साथ इसका तुलना करेंगे तो वो नेशन स्टेट में आपका फिट तर्क होता है, लेकिन सिविलाइजेशनल स्टेट में नहीं होता है। दूसरी बात जो हमारा आज का डिस्कशन था, निखिल जी कहां से कहां हमारा डिस्कशन को ले जा रहे हैं कि ये बदलाव के जो 4 साल है, ये समझने की जरूरत है। इसको देखिए कि आर्टिकल 370 ने वहां के सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को किस तरह से रोके हुए था। तो ये जो रोके हुए था उसको आप देखिए कि क्या बदलाव हुए, जो दरवाजा खुला ही नहीं है। आप सामाजिक आर्थिक विकास में देखिए, उन सारी चीजों को देखिए कि ये बदलाव आपको दिखाता है कि ये सारे फेक नैरेटिव थे आज के फैसले के बाद। एक चीजों को खुश रखा था। आज के फैसले के बाद ये बदलाव की रफ्तार और तेज होगी। जी सर, बिल्कुल होगी। और जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं, वो आज खत्म कर दिया गया है। अब इंटीग्रल पार्ट है सर, वही डेवलपमेंट जो आप पूरे देश में देख रहे हैं वही जम्मू कश्मीर में देखेंगे आप, और एक नई हवा चलेगी वहां पे, तरक्की की हवा। चलिए, समय की कमी है इसलिए नहीं आ पा रहा हूं, निखिल जी माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए, निखिल जी जुड़ने के लिए, प्रत्युष जी आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।